मेरा ताल्लुक ऐसे घराने से है जहां दो वक्त की रोटी के लिए सारे घर के लोगों की मशक्कत करना लाजमी करार दिया जाना इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है। मैंने गिरते पड़ते एफसी मुकम्मल की और मज़ीद तालीम के लिए लाहौर का रुख कर लिया। यहाँ पहुंचकर मैंने घर से लाए थोड़े बहुत रुपए फूंक फूंक कर खर्च करने का अहद कर लिया। कई एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर और प्राइवेट कॉलेजेस और ऐसे ही इदारों का जायजा लिया। आखिरकार ये फैसला किया कि सुबह काम धंधा और नाइट क्लासेस में ग्रेजुएशन की तैयारी। जिस बिल्डिंग में मैं मजदूरी कर रहा था वहां पर मिस्त्री के साथ एक मजदूर था जिसके साथ मेरी ड्यूटी लगी। वो 5 वक्त का नमाजी था। जब वो नमाज के लिए खड़ा होता तो मैं अपनी कोई बुक निकाल कर पढ़ने बैठ जाता। प्लाजा का मालिक भी नमाजी और परहेजगार था, इसीलिए नमाज पढ़ने वालों को कोई पाबंदी और टेंशन नहीं थी। एक रोज खान साहब ने मुझे पढ़ते देखकर मुझे मुखातिब किया कि तुम क्या पढ़ते रहते हो। मेरे बताने पर वो बहुत खुश हुआ और मुझे मजदूरी की मद में प्लाजा की निगरानी पर मामूर कर दिया और प्लाजा में ही रहने की इजाजत दे दी। पहले मैं स्टेशन के बाहर 30 रुपए रात भर के लिए चारपाई बिस्तर किराए पर लेकर सोता था। अब प्लाजा की छत पर सीमेंट के खाली थैले जो वहां वाफिर मिकदार में मौजूद थे नीचे बिछाकर ऊपर लंडे से लाया पुराना गद्दा जो 200 रुपए में खरीदा था डालकर रात को सो जाता। खाने का बंदोबस्त सड़क पार खड़े कई ठेलों पर कुछ न कुछ मिल जाता। पराठे और चाय तो तमाम रात ही चलते रहते थे। एक पराठा और चाय का कप लेकर पेट का दोजख भरता और फिर छत पर आकर बल्ब की रोशनी में देर तक पड़ता रहता। प्लाजा की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खाली प्लाट पड़ा था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार और सामने की तरफ बड़ा सा गेट था। प्लाट के अंदर इंतहाई कोने में छोटा सा खंडरात नुमा कमरा, आसपास खुदरू झाड़ियां और कई एक बड़े बड़े दरख्त थे। छत पर से इस खाली प्लाट का सारा नक्शा साफ दिखाई पड़ता। कमरे में अगर कोई रहता भी तो उसके वजूद का कोई इल्म न होने के बराबर ही था। बस मध्यम सी रोशनी नजर आती जो रात को ही दिखाई पड़ती। सारा दिन नीचे काम पर ही होने की वजह से दिन भर उस तरफ देखने की नौबत ही नहीं आती थी। कभी दोपहर को खाने की छुट्टी या रेस्ट समझ लें, इसी दौरान मैं स्टडी कर लिया करता था। सुबह नीचे आते रात को साथ लाई किताब लाना मामूल हो गया था। सीढ़ियां अबूर करके ऊपर छत पर आया और गद्दे में लिपटी किताब उठाकर सीधा हुआ तो गैर इरादी तौर पर मेरी नजर पीछे वाले प्लाट पर गई। तो मेरी नजरों के सामने इस खंडरात नुमा छोटी इमारत में जिंदगी के आसार दिखाई दिए। कोई खातून थी जो मेरी तरफ पीठ किए शायद गोद में बच्चा लिए बैठी थी। मैं सरसरी नजर डालकर नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। रात को मैंने ऊपर आकर खाली प्लॉट की तरफ देखा तो कमरे में सिर्फ मध्यम सी रोशनी का एहसास हुआ मगर अंदर जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। मैं बल्ब रोशन करके पढ़ने में मशगूल हो गया। पता नहीं कब नींद आ गई और मैं सो गया। खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में सोने का मजा ही कुछ और होता है। माहौल की सेहर अंगेजी में डूबा तारीख रात का मंजर, चारों जानिब खामोशी का आलम और 7 मंजिला प्लाजे की छत पर पड़ा मैं तन्हा घर से दूर तंग दस्ती से उकताकर लाहौर चला आया। पढ़ाई जारी रखने और घर वालों की मदद ये मेरा ख्वाब और शौक था। पता नहीं मैं सो रहा था या गुनूदगी में था। कोई इंसानी वजूद छत पर इधर उधर हरकत करता हुआ दिखाई दिया। साथ में आगे पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। फिर वो छत पर से यूं पीछे की तरफ चलते दूसरी तरफ चले गए जैसे प्लाजा के साथ कोई दूसरी छत भी हो। मेरी ये कैफियत ज्यादा देर तक कायम न रह सकी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे जहन में वो सारा मंजर बदस्तूर जगमगा रहा था। मैंने नीचे खाली प्लॉट की तरफ देखा, वहां घुप अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर यूं ही गुमसुम बैठा रहा, फिर सब कुछ जहन से झटक कर दोबारा गद्दे पर दराज होकर सोने की कोशिश करने लगा। पता नहीं कब नींद ने दबोच लिया। सुबह झंझोड़ कर जगाने वाला प्लाजा का मुंशी था। सूरज सर पर उठाया था और मैं अभी सो रहा था। जल्दी जल्दी मैंने बिस्तर इकट्ठा किया, अपनी किताब संभाली और नीचे की तरफ भागा। उजलत के बाइस नीचे खाली प्लॉट की तरफ भी न देख पाया। हालांकि उठते ही मेरी नजर उधर जाती थी। दोपहर तक तो मैं अपने कामों में उलझा रहा। जब खाने का वक्फा हुआ तो गैर इरादी तौर पर सीढ़ियां अबूर करता हुआ ऊपर छत पर आ गया। अपना बिस्तर सीधा किया और बैठकर किताब खोल ली मगर मेरा ध्यान नीचे प्लॉट की तरफ था।
दरख्तों की तरफ से कोई पलक झपकते निकला और बोसीदा से कमरे के अंदर गुम हो गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मैं छत पर उधर ही मुतवज्जा हूँ। मुझे भी यकीन हो गया कि इस टूटे फूटे घर में कोई फैमिली रहती है। इस घर में रहने वाली लड़की या खातून को मैंने एक दो बार जायजा लेने वाली नजरों से देखा था, तो इसकी जिस्म की साख्त से यही अंदाजा हुआ कि वो जिस्मानी तौर पर दिलकश नकूश रखने वाली थी। मैं जितनी देर तक वहां बैठा रहा, कोई खास बात सामने न आई और मैं दोबारा छत से नीचे उतर गया। 2 दिन गुजार कर मैं घर से वापस ड्यूटी पर आया तो सबसे पहले मेरे कदम ऊपर छत की तरफ उठ गए। अच्छी तरह से नीचे प्लॉट का जायजा लिया और कोई भी हरकत और ना ही जीरू का नामो निशान दिखाई दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ना चाहते हुए भी इस बोसीदा से घर में रहने वाली फैमिली के बारे में क्यों दिलचस्पी ले रहा हूँ। हालांकि मुझे ऐसे मामलात में तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर मैं क्यों इस बारे परेशान था। इस सिलसिले में 2-3 बार मेरे जहन में आया कि किसी से पूछूं कि इधर कौन रिहाइश पजीर है, पर मेरी हिम्मत ना हुई कुछ पूछने की, क्योंकि मेरे बारे में यहाँ सब लोगों के बहुत अच्छे ख्यालात थे और मैं कोई ऐसा इश्यू नहीं उठाना चाहता था कि मालकान प्लाजा मेरा छत पर जाना बंद कर दें। ये सोचकर मैंने जहन में आए तमाम ख्यालात को झटक दिया और यूं ही तांग झांक पर इक्तफा कर लिया। कमरों का पलस्तर रोक कर मालकान दुकान प्लाजा ने ट्रेस शेड बनाने का फैसला करते हुए इजाफी राज और मजदूर फारिग कर दिए और यूं मेरे पास बराए नाम ही काम रह गया। शेड डालने के लिए शटरिंग और सरिया बांधने का ही काम हो रहा था। मैं जब जी चाहता बाहर निकल जाता और मटर गश्त करके प्लाजा लौट आता। आज भी मैं खाना खाने निकला तो मेरे कदम प्लाजा के पीछे वाले हिस्से की तरफ उठ गए तो काफी ऊंचाई से नीचे का मंजर दिखाई तो पड़ता था, मगर कदरे धुंधला। जब मैं इस खाली प्लॉट की ऊंची दीवारों और बंद गेट के सामने आन खड़ा हुआ तो गेट के जंग आलूदा ताले को देखकर अंदाजा हो गया कि यहाँ मकीन साइड वाले छोटे गेट को ही आने जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अभी मैं कोई अंदाजा ही लगा रहा था तो अचानक साइड वाला छोटा गेट खुलने का एहसास हुआ तो मैं फौरन गेट से हटकर आगे बढ़ना ही चाहता था कि खुलने वाले हिस्से की दूसरी तरफ एक खूबसूरत दमकता हुआ चेहरा मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। मैंने इधर उधर देखा और मुड़कर गेट के छोटे दरवाजे के आगे खड़ा हुआ। जी, मैंने निगाहें नीचे करते हुए पूछा। अंदर आ जाएं, घर में कोई नहीं। जी, आप यहाँ अकेली रहती हैं? मैंने हैरत ज़दा होते पूछा। नहीं, मेरा मियाँ और मेरा बच्चा भी है। उसने मुस्कुराती आंखों से मेरी हैरत को भांपते झट से जवाब दिया। तो आपका मियाँ नजर नहीं आता? मैंने बेख्याली से पूछा। वो देर से घर आते हैं, सुबह मुंह अंधेरे ड्यूटी पर चले जाते हैं। सारा दिन हम दोनों माँ बेटा घर में अकेले होते हैं। मैं कई दिनों से आपको देख रही हूँ कि आप इधर देखते रहते हैं। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते मेरी चोरी का राज फाश करते बराह रास्त मेरी आंखों में झांका। जवाबन में झींप कर रह गया और नजरें फेर ली। अंदर आ जाएं, बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं। उसने मेरा हौसला बढ़ाया। चंद पल मैंने सोचा और साइड गेट अबूर करके अंदर चला गया। चारों तरफ वीरानी का राज था। पूरे प्लॉट में ऊंची ऊंची घास और बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थीं। अभी मैं उधर ही मुतवज्जा था कि छोटा सा लड़का अंदर से बाहर आकर अपनी माँ के साथ लगता मेरी तरफ हैरत ज़दा नजरों से देखने लगा। मेरा बेटा रोमी है। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते उसका नाम बताया। मैंने बर्जिस्ता उस लड़की से उसका नाम पूछ लिया। उसने धीमे लहजे में बताया, सलोमी। खूबसूरत नाम है। मैंने तारीफ की। आप इधर आ जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सलोमी ने बेतरतीब ईंटों पर कदम आगे बढ़ाते रोमी का बाजू पकड़ते मुझे टूटे फूटे कमरे के अंदर आने की दावत दी। मैं ना चाहते हुए भी सलोमी के पीछे चलता हुआ बोसीदा कमरे के अंदर आ गया। दरवाजे की जगह जगह लोहे की चौखट पर पुराना सा पर्दा लगाकर दरवाजे का काम लिया गया था। अंदर एक चारपाई और थोड़े से पुरानी तर्ज के कच्चे और सिल्वर के बर्तन बेतरतीब पड़े हुए थे। ऐसे ही खिड़कियों पर पुराने पर्दे लटक रहे थे। दीवार में 2 लोहे के सरिये ठोंक कर उसके ऊपर लकड़ी की पट्टी पर 2-4 डब्बे रखे हुए थे। शायद चीनी पत्ती वगैरह थी। उसमें कोने में ईंटें जोड़कर चूल्हा बनाया हुआ था और पास ही कोने में सूखी झाड़ियां और घास फूस का गट्ठा पड़ा हुआ था जो शायद प्लॉट से इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाई थी। वो रूमी को मैंने प्यार से उठाकर अपनी गोद में ले लिया और उसका सर सहलाने लगा। सलोमी को मैंने चाय से मना कर दिया था। उसने भी दोबारा इसरार नहीं किया और मेरे करीब ही चारपाई पर आकर बैठ गई थी। आपका नाम? उसने नीम व आंखों से मेरी तरफ देखते हुए मुझसे दरियाफ्त किया। नासिर अली।
मैंने अपना नाम बताते उसके चेहरे की तरफ देखा। वो इस तरह मुझे अपनी तरफ देखते पाकर सिमट गई और रोमी को मुझसे लेकर अपनी गोद में लेटाकर बेबाकी से अपनी कमीज ऊपर करके उसे फीड कराने लगी। सलोमी की इस हरकत पर मैं एकदम गड़बड़ा गया और उठ खड़ा हुआ। ये क्या हुआ? उसने हैरत से मेरी तरफ देखते पूछा और कमीज को थोड़ा नीचे करके रूमी का मुंह छुपा दिया। आप कब से इस प्लाजा में काम कर रहे हो? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। दरअसल मैं लाहौर में पढ़ने आया हूँ। मेरा खानदान इंतहाई गरीब है। सब मिलकर कमाते हैं तो गुजारा होता है। सोचा कि अपनी तालीम मुकम्मल करके कोई अच्छी नौकरी कर लूं ताकि अपने घर वालों को संभाल लूं। ये कहकर मैं खामोश हो गया। इधर उधर की बातों के दरमियान सलूमी ने बताया कि जिनके प्लॉट में हम रह रहे हैं, मेरा खावंद उनकी फैक्ट्री में मुलाजिम है। सुबह मुंह अंधेरे काम पर जाता है और शाम बल्कि रात गए वापस आता है। आपका जब दिल चाहे आप आ जाया करें। इसी बहाने मेरा और रोमी का दिल बहल जाया करेगा। सलोमी के लहजे में अपनायत और बेचारगी का दर्द भरा हुआ था। मैंने वादा कर लिया कि जब फारिग हुआ करूंगा इधर आ जाया करूंगा। मैंने भी अपने अंदर सलोमी के लिए हमदर्दी का अंसर जागते महसूस कर लिया था। रोमी दूध पीते सो चुका था। वो इसे चारपाई पर लिटाते अपनी कमीज दुरुस्त करती मेरे करीब होकर बैठ गई। उसकी आंखों की गहराई में चमकती खुद सुपुर्दगी को मैंने महसूस करते वहां से उठकर जाने में ही भलाई तस्वुर की। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। मुंशी गुस्सा होगा, बहुत देर हो गई है। मैं बात बनाते हुए उठ खड़ा हुआ। वो भी मेरे हमरा उठ खड़ी हुई और हम दोनों पर्दा हटाकर बाहर निकल आए। दरवाजे से थोड़े पीछे ही थे कि सलोमी ने मेरा बाजू थामते इल्तिजा भरे लहजे में कहा, नासिर जी, आप आया करेंगे ना? मैंने जज्बात से बेकाबू होकर सलोमी को अपने दोनों बाजुओं में लेते अपने सीने से लगाते उससे भरपूर यकीन दिलाया। काफी देर तक हम दरवाजे के करीब खड़े एक दूसरे को महसूस करते रहे और फिर मैं इजाजत लेकर बाहर आ गया। दूर तक पड़े खाली प्लॉटों के सिवा वहां कोई भी दूसरा नहीं था मेरे सिवा। मेरा अब सलोमी को मिलने के लिए दिल बेकरार रहने लगा था। रात को मैं छत पर और वो बाहर चारपाई पर आकर बैठ जाती और हम एक दूसरे को देखते रहते। ये सिलसिला रोज बरोज आगे ही बढ़ता जा रहा था। रोमी मुझसे खासा मानूस हो चुका था। कभी कभी मुझे इस वीराने की खामोशी से डर लगने लगता था, मगर फिर ये सोचकर मैं दिल बड़ा कर लेता कि ये औरत होकर छोटे से बच्चे के हमरा दिन रात अकेली रह रही है और मैं मर्द होकर डर जाता हूँ। मैंने सलोमी को मना कर दिया था कि तुम कुछ न पकाया करो, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना वगैरह बाहर से लेकर आया करूंगा, मगर इसने मना कर दिया कि मैं आदी हो चुकी हूँ। वो रात जो खाना लाते हैं वो इतना होता है कि सुबह का नाश्ता भी पेट भर कर लेती हूँ। वो तो नाश्ता फैक्ट्री पर जाकर करते हैं। मैं मुतमईन हो गया। अब मैं बिला रोक टोक जब दिल चाहता जा धमकता। वो बड़ी खंदा पेशानी से पेश आती। एक दो बार मैंने कोशिश की कि दोनों माँ बेटे को बाहर ले जाऊं घुमाने के लिए, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा होगा और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब हम आजादी से यहाँ मिल लेते हैं तो बाहर जाकर क्या करेंगे। छुट्टी करके जब मैं सलोमी को मिलने गया तो उसने बताया कि मेरा बंदा मालिकों के काम से शहर से बाहर गया है। आज रात वो घर नहीं आएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम इधर ही रुक जाओ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं चौकीदार को बताकर रात को आ जाऊंगा। मैंने उससे वादा कर लिया और वापस प्लाजा आ गया। शाम को छुट्टी करके मैं नहा कर तैयार हुआ और चौकीदार को बहाना बताकर वहां से निकल आया। इधर उधर फिरते अंधेरा फैल गया और मैं प्लाजा के पीछे वाली सड़क पर चलता हुआ सलोमी की गेट पर आ गया। वो मेरी मुंतजिर थी। छोटा दरवाजा खोलते उसने मेरा हाथ थामकर अंदर कर लिया और कुंडी लगाते मेरे साथ कमरे में आ गई। चारपाई के साथ उसने ईंटें जोड़कर छोटा सा चबूतरा बना लिया था जिस पर रोमी बेखबर सो रहा था। चारपाई पर बड़े सलीके से बिस्तर बिछाया हुआ था। मेरे बैठते ही वो भी मेरे करीब बैठ गई। सलोमी जी, उसने खुद को मेरे करीब करते जवाब दिया। ये पक्की बात है ना कि तुम्हारे मियाँ के आने की कोई उम्मीद नहीं? नहीं, इस बारे परेशान ना हो। वो अक्सर कई रातें नहीं आता। मालकान उसे इधर उधर भिजवाते रहते हैं। सलोमी ने मुझ पर कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में मुझे तसल्ली दी और मेरे करीब दराज हो गई। रात गए तक वह मुझ पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाती रही। तमाम रात उसका बेटा रोमी पल भर के लिए भी इधर से उधर न हुआ और वो बेखबर सोता रहा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैंने रूटीन की आदत को फरामोश कर दिया और यूं ही सलोमी से लगकर पड़ा सोता रहा। मेरा पूरा जिस्म नकाहत में डूबा हुआ
हुआ था। बाहर दिन के उजाले की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर कमरे में नीम तारीकी का समा पेश कर रही थी। मैंने धीरे से सुलोमी को खुद से अलग किया और चारपाई पर सीधा होकर बैठ गया। रूमी इस पोजीशन में पड़ा हुआ था, बिल्कुल साकित। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो सख्त झटका लगा। वो किसी लाश की तरह सर्द पड़ा हुआ था। मैंने घबराहट में सुलोमी को झंझोड़ा, वो भी इसी तरह साकित महसूस हुई। मैं इस सूरत हाल से घबरा कर उठ भागने को था कि यकदम सुलोमी के जिस्म में हरकत हुई। वो नीम व आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उठ गए, उसने तौबा शिकन अंगड़ाई लेते मुझे मुखातिब किया। मैंने लंबी सांस भरी और जवाबन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो सारी रात होश ही नहीं रहा। हम ऐसे ही होश उड़ा देते हैं, उसने शोखी से कहा और उठकर रूमी की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो अब करवट बदले इधर उधर देख रहा था। फिर सुलोमी ने उसे उठाकर गोद में ले लिया। ये कहते हुए उसने शोक निगाहों से मेरी तरफ देखा और मुझे लेते अंदर कमरे में आ गई। इस चबूतरा नुमा थड़े पर काफी कुछ पड़ा था, फ्रूट, दूध और 2 बोतलें कोक की। आप बाजार गई थी? मैंने सामान देखकर दरियाफ्त किया। जी हाँ, कल रात आपकी खिदमत न कर सकी। मुझे खुशी के मारे कुछ याद ही नहीं रहा था। मैंने तो पेट भरकर खा लिया। अब ये सब कुछ आपका हिस्सा है। मैं भी आपका साथ दूंगी, मगर जब भूख लगी तो। उसने काफिराना अदा से कहा, तो आज भी मुझे आपका मेहमान बनना होगा। मैंने उसका इरादा भांपते शरारत भरे लहजे में कहा, आपका दिल नहीं चाहता मेरे पास ठहरने को? सुलोमी ने रूठने वाले अंदाज में मेरी आंखों में देखते बर्जिस्ता पूछा। अरे नहीं नहीं, मैंने तो यूं ही कहा है। मैंने उसका मूड बहाल करने की कोशिश की। फिर हम दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। सलोमी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, 2 करो। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। अगर आपका मियाँ अचानक आ गया और उसने मुझे देख लिया तो क्या बनेगा? मेरे लहजे का डर महसूस करते वो मुस्कुराई और बोली, मैं उससे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम मुझे फारिग कर दो। मैं नासिर साहब को नहीं छोड़ सकती। उसके लहजे में ठहराव को महसूस करते मैंने अपने अंदर एक तरह के हौसले को जगा दी। रात भर हम दोनों दुनिया से बेनियाज अपने आप में गुम रहे। रोमी को सुलोमी ने इस तरह इस चबूतरे पर लिटा दिया था कि वो तमाम रात बड़ा सुकून से सोता रहा और हम दोनों उसकी फिक्र से आज़ाद पड़े हुए थे। सुबह उठकर मैं प्लाजा आ गया और अपने काम में मसरूफ सलोमी के ख्यालों में खोया रहा। ये सिलसिला मुसलसल 2 माह से जारी था। अब मेरे अंदर सलोमी सांसों की तरह चलती थी। मैंने उसे दोबारा कहा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं किसी दूसरे शहर। उसने इनकार तो न किया, मगर ये कहकर मुझे मुतमईन कर दिया कि जैसे काम चल रहा है इसे चलने दे, जब कोई मसला बना तो ये भी कर लेंगे। शेड की छतें मुकम्मल हो चुकी थीं और मालकान ने काम बंद कर दिया और मुझे भी वहां से फारिग कर दिया गया। ये बात मैंने सलोमी को बताई तो उसने ये कहकर मेरी हिम्मत बंधाई कि इतना बड़ा शहर है, किसी और जगह काम तलाश कर लो। ठीक है, मैंने उसकी बात की तायीद की और मजदूर अड्डे पर आ बैठा। यहाँ कोई ना कोई काम मिल ही जाता था। शाम को मैं काम से वापस आकर जब सलोमी की घर मिलने आया तो वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे। वो खंडरात नुमा कमरों को मिसमार करने में मसरूफ थे। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा कि सलोमी और रोमी दोनों इधर ही होंगे, मगर मुझे वो कहीं भी दिखाई न दिए। अभी मैं इसी उधेड़ बुन में घिरा था कि एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। हाँ जी, क्या मसला है? सवाल करने वाला बड़ा बारोब सा बंदा था। जी, वो यहाँ जो इस मकान में रहते थे वो किधर गए? अरे भाई, यहाँ जो रहते थे वो तो ऊपर चले गए हैं। हाँ, माँ और बच्चे को कत्ल करने वाला जेल में है, उससे मिल लो जाकर। 4 साल हो गए इस वाक़े को, पता नहीं उसे सजाए मौत हो गई या उम्र कैद। अगर काम चाहिए तो तुम भी कल से काम पर आ जाना मजदूरी के लिए। वो कहता हुआ दोबारा वहां काम करने वालों की तरफ घूम गया। मैं उसके मुंह से ये जुमला सुनकर सख्ते में आ गया था कि माँ और बच्चे को उसके खावंद ने कत्ल कर दिया था और वो खुद जेल में था। मैंने रस्ते कदम जो आगे बढ़ने से गुरेजा थे घसीटते आगे बढ़ा दिए। तो क्या मैं इस खंडरात नुमा कमरे में इतने माँ किसी रूह के हिसार में था? इस वाक़े के बाद से जैसे मुझ पर गशी सी तारी हो गई थी और फिर मुझसे इस शहर में रहा न गया। आज मैं कराची में इम्प्रेस मार्केट के करीब रहता हूँ। और हाँ, मज़े की बात बताऊँ, सलोमी और रोमी अक्सर मुझसे यहीं आकर मिल जाते हैं।